ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत हुई है। एलएसी पर अब 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी। भारत लगातार 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल करने की मांग कर रहा था। भारत चीन के बीच इसके लिए 21 कमांडर लेवल वार्ता भी हो चुकी थी। भारत की इस रणनीतिक जीत को ब्रांड मोदी की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारत की डिप्लोमेसी की चर्चा पूरी दुनिया में है। दूर भाग रहे मालदीव से रिश्ते सुधारना हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध में शांति बहाली की मध्यस्थता, हर तरफ भारत मजबूती से कामयाब हो रहा है। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी रूस में हैं। आज उनकी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई तो पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल एक प्राइवेट मुलाकात भी हो सकती है। पर अगर हम बात करें कि जो चीन और भारत के बीच में समझौता हुआ है, जिसको लेकर के हमारे देश के अंदर भी पिछले 4 सालों से लगातार राजनीति हो रही है, तो इस समझौते के तहत ये एक पेट्रोलिंग समझौता है। इसके मुताबिक डेप्सांग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, यानी कि दोनों ही देश की सेनाएं अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएंगी और साथ ही यहां पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गलवान के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और हॉट स्प्रिंग एरिया के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग शुरू करने को लेकर बातचीत चल रही है। समझौते के मायने ये हैं कि एलएसी में 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होगी जो भारत चाहता था। इसके अलावा सीमा विवाद पर आगे भी बातचीत का एक मंच तब तैयार हो गया है जिस पर दूसरे विवादों को सुलझाने का भी मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों की सेना के बीच टकराव की अब आशंका खत्म हो जाएगी। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number 1. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. As a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. भारत चीन के बीच जब समझौता हुआ तो हमेशा सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ने तो इस पर फिलहाल कुछ नहीं बोला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि चीन के कब्जे वाली जमीन भी अब भारत को वापस ले लेनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नए इलाकों में चीन को ना पहुंच मिल जाए, 2017 डोकलाम विवाद जैसा फिर एक स्थिति ना बने। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और ओवैसी की कूटनीतिक समझ चर्चा का विषय है, जबकि कूटनीतिक बातचीत से ही निष्कर्ष अब निकला है। जितना हमको अपनी जगह मिल जाए उतना वेलकम है। जो ये बात आती है मीडिया के माध्यम से यह है कि 2000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा उनके पास गया है, तो ये जितनी जल्दी वापस आ जाए तब संतोष होगा देश। सबसे पहले हमारी संप्रभुता में कोई समझौता ना हो, तो जो हमारी जमीन गई है वो वापस आनी चाहिए। जहाँ तक चीन से रिश्तों का सवाल है, तो ये एक संवेदनशील विषय है जिसमें कूटनीतिक स्तर पर वार्ता हुई और वार्ता के बाद जो भी निष्कर्ष निकला उसकी जानकारी विदेश सचिव ने दी और विदेश मंत्री ने दी। हमको इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक राहुल गांधी और ओवैसी साहब की टिप्पणियों का सवाल है, कूटनीतिक संवाद, इन सबों के संबंध में उनकी समझदारी कितनी है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं दिया है। यह सरासर झूठ है। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बेहद सीधे। एलएसी समझौता क्या पीएम मोदी की कूटनीति का कमाल है? आलोचना करने वाले अब इस पर क्या कहेंगे? क्या वो मानेंगे कि
कूटनीति को राजनीति में घसीटना एक गलती थी और क्या चीन पर भरोसा अब भी किया जा सकता है या क्या अब भी चीन हमारी पीठ में छुरा भोंक सकता है? शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ हिंडोल सेनगुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभ रास्ता संस्थापक है द चर्न की, डॉक्टर अजीत कुशवाहा विधायक हैं सीपीआई के और डॉक्टर वरुण पुरोहित नेता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले हिंडोल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो चीन के साथ समझौता हुआ है उसको क्या आप मानेंगे? क्योंकि इस बात पर बहुत राजनीति हुई है, खासतौर पर चुनावी मौसम में ये कहा गया कि लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई गई चाइना को। अब जबकि चाइना मान गया है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये बात तो एकदम स्पष्ट है पद्मजा की ये एक ब्रेक थ्रू जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो है। अब ये ब्रेक थ्रू कितना दिन चलेगा, कितना दिन टिकेगा, ये देखने लायक बात है। पर मुझे लगता है कि आने वाले जो मीटिंग, ब्रिक्स का मीटिंग होने वाला है, वहां पे शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का शायद साइडलाइंस में कोई मीटिंग हो और इसी के प्रेपरेशन की वजह से ये समझौता हुआ है। अब चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये तो हम सब जानते हैं। 2017 में भी ऐसे ही एक समझौता हुआ था और फिर चीन फिर मुकर गया। तो चीन के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। पर अगर कोई चीन को लाल आंख, जैसे आप बात कर रहे थे, दिखा सकता है, वो नरेंद्र मोदी है, पहले भी किया हुआ है और आगे जाके भी करेंगे। मगर अगर किसी को लगता है ये एक सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट शब्द गलत है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, ये एक पेट्रोलिंग का समझौता हुआ है कि कहां से उनका सेना के लोग जाएंगे, कहां से हम हमारे सेना के लोग जाएंगे। पर कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है और आगे जाके भी सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि चीन होने नहीं देगा जब तक भारत इस स्थिति पे ना पहुंच जाए कि चीन की बराबरी कर सके मिलिट्री तौर पर। यह समझौता शायद नहीं होगा। एट अ बेसिक लेवल जो है पेट्रोलिंग का जो समझौता हुआ है वो एक मूव फॉरवर्ड स्केल में ब्रेक हुआ है और ये एक अच्छी बात है। और ये मूव फॉरवर्ड हुआ है। डॉक्टर अजीत कुशवाहा, इस सब के बावजूद अभी भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार की कूटनीति पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। क्यों? इसको तो आप जीत ही मानेंगे ना कि पहले आपने मालदीव्स को, जो कि एक साल पहले कह रहा था कि इंडिया आउट, अब उसके राष्ट्रपति हमारे देश में आकर के शांति की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। वैसा ही चीन के साथ हुआ। डॉक्टर कुशवाहा, नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर, तब से तमाम अगल बगल के देशों के साथ भारत के रिश्ते खराब हुए हैं। किसी के साथ उनका रिश्ता बेहतर नहीं हुआ है। चाइना के साथ तो वो जब आए थे उस समय बोल रहे थे कि लाल लाल आँख दिखाने की ज़रूरत है, लेकिन वो लाल लाल आँखें कहाँ गई? गलवान में आज जो बातचीत हो रहा है वो 2020 में जो घटना घटी उसमें तो हमने बहुत कुछ, हमारा नुकसान हुआ। तो इस तरीके से चाइना के साथ कूटनीतिक संबंधों में हमेशा मोदी जी के रहते हुए भारत को नुकसान झेलना पड़ा है। और ऐसे बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ कोई बेहतर संबंध ये स्थापित आप कह रहे हैं कि 2014 के बाद रिश्ते खराब हो गए। मेरे को तो याद नहीं कि आजादी के बाद से हम कोई बहुत अच्छे भाईचारे के रिश्ते में थे। 1962 में उन्होंने जो हिंदी चीनी भाई भाई का जवाब हमें दिया, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में बातचीत करके चाइना के साथ कूटनीतिक जो है हमारी जीत हुई है, तो हम कह रहे हैं कि वो जब हमारे सैनिक शहीद हुए गलवान में, उस समय क्या हुआ था? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। और आज चाइना के शर्तों पर जो है आप संबंध बना रहे हैं, ऐसे तो नहीं होगा। भारत की संप्रभुता का एक बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय जनता का सेंटिमेंट का एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर कोई बातचीत नहीं हो रहा है। आज उसको बहुत बड़ा जीत कहा जा रहा है, ये कहीं से भी जायज नहीं है। मोदी जी ने रिश्ते को बेहतर नहीं किया, पहले बेहतर नहीं था। इन्होंने तो आते ही कहा कि लाल लाल आंख दिखा करके हम सब कुछ, सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं सके। बाकी इनके जो राजनीतिक बयानबाजियां देश के अंदर बाकी देशों को लेकर के रहा, चाहे जिन भी देश को लेकर के रहता है, उससे तो और रिश्ते खराब। दो मुद्दे उठाए हैं, शुभ रास्ता इसका जवाब दीजिए। इससे पहले कि मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊं, एक टेक्निकलिटी वाले स्टेज पे आप शुभ रास्ता समझाइए। दो चीजें कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। एक तो वो कह रहे हैं कि ये चाइना के शर्तों पर हमने ये पूरा समझौता किया है, जो कुछ हुआ है इससे चाइना को फायदा हुआ है और कोई बड़ी जीत नहीं है, क्योंकि गलवान में जो हमारे सैनिक मारे गए उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए पद्मजा जी, अगर इंडिया और चाइना को लेकर के जो कॉन्वर्सेशंस हो रही है, अगर डेप्सांग और डेमचॉक जिस तरीके से बात हो रही है, कहा जा रहा है कि पैन आउट करने वाला है, अगर वो होता है तो आप इसको क्या मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत नहीं मानेंगे? प्रोफेसर कुशवाहा कह रहे हैं नहीं है, ये नहीं है कोई जीत, क्योंकि गलवान में तो हो गई जो झड़प होनी थी।
हमारे सैनिक मारे गए। नहीं देखिए, एक तो कि गलवान में जो हुआ और सैनिक मारे गए, ये इंफॉर्मेशन पहले तो मुझे कुशवाहा जी बताएं कि उनको कहां से ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां से हुई, और राहुल गांधी को इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई कि हमारा जो एक पर्टिकुलर एरिया है भारत का वो चाइना के पास है। ये कहां से प्राप्ति हुई? प्रोफेसर साहब आप बता दीजिए, तो फिर उस बेसिस पे आपसे बात की जाए आगे। प्रोफेसर कुशवाहा, डॉक्टर कुशवाहा। अरे ये दिव्य ज्ञान नहीं है भाई, आप खुद देख सकते हैं। झड़प नहीं हुआ था क्या? मैंने सारा डिटेल तो ऐसा छुपाया जा रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। कुशवाहा जी कई बार झड़पें हुई, कहाँ झड़पें हुई चाइना के सीमा पे, आप देखिए उसको। एक सेकंड, कुशवाहा जी, ऐसा बिल्कुल जो है आप सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे तो ऐसे तो बातें नहीं होंगी। बॉर्डर पे अग्रेसिवली एंगेज करना और आपकी अक्षुण्ण भूमि से कुछ हिस्सा उनके पास चला जाना, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा प्रोफेसर? आप राहुल गांधी की जो गैर जिम्मेदार बयानबाजी है, क्या आप उससे नहीं तो आपने क्या किया चाइना को लेकर के? आपके प्रधानमंत्री जो कहा करते थे कि लाल आंख दिखाने की जरूरत है, उसके लिए आपने क्या किया? सारे देशों से रिश्तों को तो खराब कर लिया आप लोगों ने। अमेरिका के चक्कर में अपने पड़ोसी देशों के बारे में आपने कोई ख्याल नहीं रखा। प्रॉब्लम ये होती है कि ये फॉरेन अफेयर्स मोदी जी की पूरी पॉलिसी अमेरिकी परस्त पॉलिसी हो चुकी है, जिसके वजह से अपने ही देश के अगल बगल के देशों से उनके रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं। कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी की अमेरिका परस्त पॉलिसी है उस वक्त पे जब वो अभी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठे हुए हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, कल चाइना से भी बात करने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि पूरा अमेरिका के साथ हम झुके हुए हैं। शाजिया अलमील, फिर से बात वहीं आ गई, लाल आंख। और मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगी कि जब 2024 के चुनाव हो रहे थे तो शाजिया अलमील क्या पूछा गया? फिलिस्तीन के मामले को देख लीजिए। अभी इजराइल फिलिस्तीन पे भी आएंगे सर, और फिलिस्तीन को आज ही हमारे देश ने ह्यूमन एड भेजी है। आज के दिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए पहली बार हुआ कि देश का भारत ने जो है इजराइल का समर्थन कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने। हमने इजराइल का भी समर्थन किया है और फिलिस्तीनियों को लगातार हमने एड भेजी है। जो है वो फिलिस्तीन का समर्थन करती थी, फिलिस्तीन का समर्थन लेकिन ये पहली बार हुआ कि इजराइल का समर्थन किया गया। अमेरिकी परस्त पॉलिसी ने तो क्या है फिर? अच्छा, अभी हम उस पे आएंगे थोड़ी सी देर में। अभी चाइना को सुलझा लेते हैं। कुशवाहा जी, शाजिया अलमील। नहीं, अजीत कुशवाहा जी, थोड़ा अध्ययन करें, पढ़ें और समझें। जहाँ तक बात है, यूपीए सरकार ने बाकायदा इजराइल को ना सिर्फ के रिश्ते बेहतर करे थे, लेकिन उसके बाद जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने इजराइल और पैलेस्टीन को दोनों को डिहाइफिनेट करके अलग अलग करके दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाए थे। अभी भी जब यूएन जनरल असेंबली में गए थे तो महमूद अब्बास जी से उनकी बात हुई थी। अक्टूबर 7 को हम लोग मानते हैं एक टेररिस्ट अटैक, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन लॉज में भी यकीन करते हैं, जिसके बारे में जयशंकर जी ने कई बार बात की है। अब बात करते हैं चाइना की। अब मुझे लगता है ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, एक बहुत शानदार ब्रेक थ्रू है। अगर अजीत जी जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं क्या बताऊं उनको वो क्यों कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, उनकी खुद की आइडियोलॉजी क्या है, उस पर भी मैं एक सवालिया निशान लगाऊंगी। लेकिन वो भी छोड़िए, आप देखिए कि अब जो स्टेलमेट बना था वो हालत ख़त्म हो गई है। पेट्रोलिंग यानी कि गश्त शुरू हो रहा है और इस बात का आश्वासन दिया है और दोनों तरफ से कहा गया है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या फिर ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हो चाइना के, कि 2020 वाली सिचुएशन वापस आ रही है। मुझे लगता है अपने आप में ये डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट की बहुत ही शानदार प्रक्रिया शुरू हुई है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीन को नहीं इस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मलसी की तरफ, डी एस्केलेशन की तरफ, तकरार की जो स्थिति बनी थी, तनातनी की जो स्थिति बनी थी, डोकलाम में जो हमने स्कर्मिशेस देखे हैं, उसको रोकने के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में हमारी कूटनीति बढ़ी है। आप देखिए ये 2 दिन पहले ही पुतिन जी ने क्या कहा था कि हम मोदी जी को अपना दोस्त मानते हैं। और जो अजीत कुशवाहा जी कह रहे हैं कि भारत का क्या हो गया, भारत की तो साख बहुत ऊंची हुई भाई साहब। अजीत जी थोड़ा खबर पढ़ा कीजिए, 73% रेटिंग्स है मोदी जी की वर्ल्ड रैंकिंग में। आप थोड़े पीछे चल रहे हैं, थोड़ा अप टू स्पीड करना पड़ेगा अजीत भाई आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ही सीरियसली एट पार लिया जा रहा है इंडिया को। पहली बार चाइना इंडिया को एट पार ले रहा है। सुनिए, वो दिन चले गए
और सुनिए, और ये भी मैं बता दूं, आप आप भाई साहब सुनिए, नहीं अजीत जी आप कम ही जानते हैं, सुनिए। और पहले तो इंडिया और पाकिस्तान को साथ देखा जाता था, लेकिन आज के दौर में जो इंडिया की पोजीशन है, जो इंडिया की साख है, भाई अजीत जी आप, क्योंकि आप जो बोल रहे थे अभी, आप क्या कह रहे थे कि हम हमारे सब नेबर्स से हमारे साथ दुश्वारी है। हम तो कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड में एक बराबर की लीडरशिप के रोल में हम लोग आए हैं। ठीक है, बराबर की लीडरशिप के रोल में और भारत की साख ही नहीं बढ़ी है कि अब हमने ऐसी दोस्तियां बनाई है, ऐसी दोस्तियां बनाई हैं डॉक्टर कुशवाहा, जहां इंडिया फर्स्ट का प्रिंसिपल रहता है। और क्योंकि आपने अभी रशिया अमेरिका की बात की थी कि गलवान में क्या हुआ था, क्योंकि अपने रशिया की बात की थी, एक छोटा सा आज एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ जब दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी, वो मैं आपको भी और दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। एक बार ये देखते हैं। Манфред у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Our relations are so tight that I thought that you would understand me without translation. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कज़ान में आपका स्वागत है। इस बार अजीत जी, अगर आप देख नहीं पाए टीवी पे, तो पुतिन साहब ने बोला मोदी जी को कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि मुझे लगा कि आपको ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। और ये वो तब बोल रहे हैं, मुलाकात उस वक्त पे हो रही है जब 23 अगस्त को जेलेंस्की से मिलके आए हैं प्रधानमंत्री। तो आप रशिया यूक्रेन को बैलेंस कर रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन को बैलेंस कर रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, चाइना को खुद पे हावी नहीं होने दे रहे हैं, जो हमने पिछले 70 साल से आदत डाली थी। मैंने शुरू में जो आपको एक जानकारी दी, किसी प्रवक्ता ने कहा कि गलवान में क्या हुआ, मुझे लगता है कि उनको याद नहीं है। गलवान में 2020 में 20 सैनिक शहीद हुए थे, उसका हिसाब का क्या होगा? हम आपने, इल्मी जी ने कहा कि आप कम्युनिस्ट हो गए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारत की संप्रभुता हमारे लिए सबसे मुख्य विषय है। इसलिए कम्युनिस्ट होना या नेशनलिस्ट होना या आरएसएस का आदमी होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि भारतीय संप्रभुता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है और उसकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली गारंटी है। बताइए शाजिया, इसका जवाब दीजिए इससे पहले कि मैं वरुण पुरोहित पे जाती हूँ। आप मुबारकबाद दीजिए। नहीं, तब तो अजीत जी आप क्या रियलाइज कर रहे हैं कि हमारे देश के लिए शहीदों के सर कटा करके आप जो चाइना इतने एक्सपेंशनिस्ट और अग्रेसिव मोड में था, वो उसको थाम कर जो है इंडिया को सीरियसली लेकर, और मुझे लगता है अरे आप सुनते लीजिए भाई साहब, सुनते ले हम लोग। अरे भाई मेरे अजीत भाई लगातार बोलने से तो किसी का फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा हलक पर विराम दे दें, एक दूसरे की बात सुन लें, कान भी खोल दें, उससे भी तो इजाफा होता है ना। आपका भी होगा, हमारा भी होगा। तो आप सुनिए, बहुत ज़रूरी चीज़ मैं कह रही हूँ आपसे कि चाइना जिस मोड में रहा है पिछले 4 साल से, बल्कि उससे पहले एक एक्सपेंशनिस्ट मोड में, एक अग्रेसिव मोड में, आप वो देखिए वो रुख बदल रहा है। और उसने बाकायदा कहीं ना कहीं, ये किसका इन्फ्लुएंस है मैं नहीं जा रही हूँ इसमें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें रशिया ने कुछ रोल प्ले किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई और इन्फ्लुएंस है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अमेरिका को ऑफसेट करने के लिए ये हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपने आप में उस रुख को बदलना और पेट्रोलिंग के लिए सिर्फ तैयार करना। आप सोचिए 50 से 60 हजार सैन्य शक्ति बल वहां पे तैनात होते थे, अब सिर्फ पेट्रोलिंग और गश्त और 2020 वाले LAC में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अगर ये स्थिति आ रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आपको देश से मतलब है, हम सबको मतलब है, और हमें तो सल्यूट करना चाहिए पीएम को। प्रधानमंत्री जी तो कमाल के हमारे हैं, वी शुड सैल्यूट हिम। किस बात के लिए? आप भी सैल्यूट कीजिए, मैं भी करती हूँ। क्या कहेंगे आप? शाजिया अलमी कह रहे हैं कि हर देशवासी को आज सैल्यूट करना चाहिए कि यहाँ मुकाम तक हम ला पाए, जो 4 साल से चल रहा था ये पूरा। बिल्कुल। डॉक्टर वरुण पुरोहित। पद्मजा जी, अभी जो इतनी बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर हुई, डिप्लोमेसी पर हुई, देखिए ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया। पहले कोल्ड वॉर का एरा था, तो ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया, तो आपको अमेरिका से, रशिया से सबसे संबंध बनाने, अपने हिसाब से विदेश नीति तय करने का समय। लेकिन जो बात अभी चाइना की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को। अरे भाई, आपने मान लिया कि पहले तो मना कर रहे थे 1 इंच नहीं आया चाइना, अब कह रहे हो 2000 स्थिति आ जाएगी। तो पेट्रोलिंग में क्या मतलब, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे थे क्या आप देखिए, लाल आंख नहीं, कुछ ऐप भी बंद किए थे। एक थाली कटोरे बजाए थे मैंने, इतने ऐप बंद कर दिए, चाइनीज ऐप बंद कर दिए, चाइनीज ऐप बंद कर दिए। झूला झूल रहे हो, गोलगप्पे खा ले। मुझे बताओ आपका ट्रेड इम्बैलेंस कितना है भारत से
चाइना और भारत का, उस पर जवाब नहीं देंगे। इतना जबरदस्त घाटा आप चाइना से खा रहे हो, क्यों खा रहे हो आप इतने साल से? अगर आप चाइना, आपका साथ सबको पता है धोखेबाज है चाइना की, कभी भारत के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो आप उसके साथ ट्रेड इम्बैलेंस क्यों किया? उस पर कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी ने ऐसे बोल दिया, राहुल गांधी ने सच बोला, सही प्रश्न उठाया, और अब आप आज क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हो कि आपका जो झूठ का पाखंड है वो देश के सामने नहीं है। आपने क्या ऐसा कर दिया जो सैल्यूट करेंगे नरेंद्र मोदी जी को? मुझे बताइए, पाखंड क्या किया ये बता दीजिए। नहीं, आप बताइए, 1 इंच नहीं आया चाइना इंडिया में? नहीं, 2020 की स्थिति जो है वापस एस्टेब्लिश होगी, इसका क्या अर्थ है? बताइए आप। बताइए शिवराज, जमीन पहले कहा था ना कोई 1 इंच अंदर आया है, अब कह रहे हैं हमने पीछे धकेल दिया। ये पाखंड है, पाखंड है, और सब थाली और ताली बजा रहे हैं। शिवराज का देखिए पद्मजा जी, मेरा ये बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गड्ढमड्ढ करके बात करेंगे तो बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि हम रेटरिक में ही फंसे रह जाएंगे। आज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कुशवाहा जी ने, और कहीं ना कहीं वरुण पुरोहित जी भी उनसे अग्री करते हैं कि आज भारत के संबंध सभी देशों से खराब चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना जो बैलेंसिंग एक्ट जिसकी चर्चा अभी आपने भी की, वो किस कार्यकाल में हुआ पद्मजा जी, कि आज हम इजराइल पैलेस्तीन के युद्ध में भी, आपका नेपाल से संबंध खराब है, बांग्लादेश से आपका संबंध खराब है, पाकिस्तान से संबंध खराब है अजीत जी, आप किससे संबंध अच्छा है? आपके नेपाल आपके साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, नेपाल को चाइना सारा सामान दे रहा है। आपके हिसाब से संबंध ठीक होना या खराब होने का एक सशक्त पैमाना तो यही होगा ना कि आपका ट्रेड कैसे चल रहा है उनके साथ, आपके जो आर्थिक रिश्ते हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो ट्रेड में तो आप जो है सिर्फ भारत चाइना के सामानों का आर्थिक रिश्ते चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, क्यों है चाइना के साथ आर्थिक रिश्ते? बताइए ना कि भारत ट्रेड इम्बैलेंस है आप चाइना के साथ, उस पर नहीं जब प्रकाश डालोगे आप। सर, आप बहुत सारी चीजें मिक्सअप मत कीजिए। अभी आप जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंसर्न था, गलवान का जो कंसर्न था, पहले उसको हम सुलझा लेते हैं। एक एक करके फिर आप कहेंगे कल यहाँ गाड़ियां क्यों चल रही है, टीवी क्यों बन रहे हैं, मोबाइल फोन क्यों। सर, एक चीज एक बार में एक ही चीज पे बात कर सकते हैं ना। गलवान का जहां तक सवाल है, उस पर किस तरीके की राजनीति हुई थी, मैं 2024 के चुनाव की बात आपको बताती हूं। यह कहा गया था कि मोदी की चाइनीज गारंटी है, वो लोग हमारे देश में घुसे हुए हैं और हमारी देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं। क्या किसी को अकाउंटेबल किया गया है जो गलवान में हमारे सैनिकों की मौत हुई थी? असदुद्दीन ओवैसी जी ने यह भी बोला था कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं, चाइना लगातार हमारी जमीन पे घुसा आ रहा है और मोदी जी चाइना के साथ डिस्को कर रहे हैं। अब ये तो पता चल गया ना वरुण जी कि पिछले 4 साल से कोई डिस्को नहीं कर रहा था, वो चाइना को कह रहे थे कि हमारी जमीन से खिसको। नहीं, फिर इम्बैलेंस क्यों, इतना ट्रेड इम्बैलेंस क्यों? अब ट्रेड इम्बैलेंस आप वो बताइए ना। अब खिसक कहां से गए? 4 साल में आप व्यापार बढ़ाते जा रहे हो चाइना से, ट्रेड इम्बैलेंस पे आ गए। ऐसी कौन सी लाल आंख दिखा रहे हो? हिंडोन सेन गुप्ता, ठीक है, इसके हिंडोन सेन गुप्ता इसका विश्लेषण करना है। जो आपका देश आपका दुश्मन है, उससे कैसे आप आर्थिक संबंध सुधार सकते हो, कैसे ट्रेड इम्बैलेंस कर सकते हो? एक एक करके हिंडोन सेन गुप्ता, एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट आपके शो पे आज हुआ है, जो मैं इतिहासकार के नाते पॉइंट आउट करना चाहता हूं। शायद पहली बार ये है कि सीपीआई का कोई प्रवक्ता ने कहा है कि वो भारत के बारे में चीन से ज्यादा सोचते हैं। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। इसके लिए सच में आपके शो को अवार्ड देना चाहिए कि पहली बार आपके शो में ऐसा हुआ है। मैं बंगाल से हूँ, सीपीआई का कोई आदमी कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और चाइनीज से ज्यादा राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं बहुत अच्छा लगा। इसके लिए भाई साहब को बहुत ही मैं व्यक्त करता हूँ भाई साहब की। बट जो कहने सच बात है, आप पहले गलवान और स्ट्रेटेजिक मुद्दे पे आए। हमारा एक डेडलॉक था, वो डेडलॉक कंटिन्यू नहीं रह सकता था। उस डेडलॉक को तोड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चीन के लिए भी इंपॉर्टेंट था, पर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके चीन क्या करेगा, उनको हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो सब अपनी जगह पे है। पर अभी जो मुद्दा था, 2 साल से कई साल से ये मुद्दा चल रहा है, डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, बहुत सालों से ये मुद्दा चल रहा है। ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपकी आर्मी फेस टू फेस बॉर्डर पे है। आपकी बात बुझने की कोशिश कीजिए, आपका टॉक्स कैसे आगे जाएगा अगर आपकी आर्मी फेस टू फेस है। अगर आप वो बेसिक डेडलॉक नहीं खोलेंगे तो आप कोई भी मुद्दे पे आगे कोई बात ही नहीं कर सकते।
तो ये डेडलॉक खोलना बहुत इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेटेजिक जो विश्व का जो एनवायरनमेंट बन रहा है, जितने जंग हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उसमें अभी इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, ये सारे मुद्दे को अगर आप देखें तो ये डेडलॉक खोलना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और हमने ये डेडलॉक खोला, चीन ने भी खोला, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, पर वरुण पुरोहित कह रहे हैं आप लगातार उनके देश में पैसा भेज रहे हैं, आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? ठीक है, जमीन थोड़ी सी वापस आ गई, पेट्रोलिंग शुरू हो गई हिंडोल सेनगुप्ता, पर ट्रेड तो अभी भी चल ही रहा है ना, वो कमी अभी भी है। पद्मजा जी, ट्रेड किस जमाने में ट्रेड? लिबरलाइजेशन के बाद से, जब से चाइना का डेंग जियाओपिंग के माध्यम से चाइना का इकोनॉमिक उत्थान शुरू हुआ, तब से चाइना के साथ कब हमारा ट्रेड सरप्लस में था। ये तो कोई भी अगर अर्थनीति समझता है तो वो समझेगा कि ये तो बकवास बात है। आप देखिए हमारी राजनीति में कितना घोटाला है। अरे कैसे बकवास बात है? क्या कौन नहीं समझता आर्थिक नीतियां? कौन नहीं समझता इकोनॉमिक्स? आप इम्बैलेंस करोगे लिबरलाइजेशन के बाद, इतना इम्बैलेंस करोगे। दिस वाज लिबरलाइजेशन। राय करेंगे, साइड करेंगे, बंद कर देंगे, फिर आपकी दुनिया में आके कहेंगे जो कुछ समझ नहीं, दूसरे को बकवास बात कर रहे हो यहाँ बैठ करके। ट्रेड इम्बैलेंस के लिए किया था लिबरलाइजेशन, ट्रेड इम्बैलेंस के लिए किया था लिबरलाइजेशन। उसमें प्रोविजन नहीं है ड्यूटीज लगाने के, डंपिंग ड्यूटी के, दूसरे प्रोविजन नहीं है लिबरलाइजेशन में। क्या है ये बकवास? एक दुश्मन देश से आप व्यापार घाटा बढ़ाते जा रहे हो और फिर यहाँ पे ढोल पीट रहे हो। दुश्मन देश से व्यापार घाटा बढ़ रहा है। आप पढ़े हो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले भी कहा एक शुभ रास्ता। मैं हिंडोल जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी संजीदगी से उन्होंने अपनी बात रखा है, उस संजीदगी को मत खोइए, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक आर्टिकल कोट करके बात नहीं कर सकते। इनका कहना है कि हम दुश्मन देशों से संबंध तोड़ दें। मैं आज जानना चाहती हूँ कि क्या आज कांग्रेस पार्टी अपने प्रपत्र पर यह लिख करके कह सकती है कि हम चाइना को अपना दुश्मन देश मानते हैं? है हिम्मत आप में? कहिए शशि थरूर जी को, जिन्होंने आपके लिए बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैंडल किए, लिख दें, एक प्रपत्र डालिए। बकवास आप कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी। आपने हिंडोल जी की बात के हिसाब से करे कांग्रेस पार्टी नहीं, आप चलाओगे कांग्रेस पार्टी को, आप चलाओगे कांग्रेस पार्टी को, आपके विचार से चलेगी कांग्रेस पार्टी। इम्बैलेंस पे नहीं बोल रहे हो कोई, ट्रेड इम्बैलेंस पे एक शब्द नहीं निकल रहा। ट्रेड इम्बैलेंस पे एक शब्द नहीं निकल रहा। मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी। ठीक है, इम्बैलेंस पे डेटा दे रही है शाजिया। मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी। इम्बैलेंस पे डेटा दे रही है शाजिया। इम्बैलेंस पे बोलूंगी डॉक्टर पुरोहित। मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी भाई साहब मैं इम्बैलेंस पे बोलूंगी। देखिए, दो तीन चीजें हैं। जो चाइना की करेंसी है युआन, तो उसके रेट को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर ये डिपेंडेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पीयूष गोयल जी का 6 दिन पहले का बयान है कि हमारा सबसे हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट था, पर वो गैप बहुत बड़ा भी था और सबसे ज़्यादा वो बड़ा था 2014 से 2023 के बीच में। और पिछले 10 सालों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये डेफिसिट सबसे ज़्यादा कम हुआ है, और ये जो है इट हैज़ कम डाउन टू 6.4%। 6.45 दिखा रहा है कि जो हमने कोशिशें की हैं कि जो रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारा एक्सेसिव इंपोर्ट था वो जो है हमने उसको सस्टेन किया है और मैनेज किया है। यानी कि जो भी मेजर्स हमने इस्तेमाल करे हैं वो काम आए हैं और कारगर साबित हुए हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए भाई साहब, अब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, आपको आपकी समझ जो है बहुत लिमिटेड है। और जो संजीदगी दिखा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे जो, और अगर अच्छा एक तरफ आप कह रहे हैं नहीं, खत्म करने दीजिए, खत्म मत, 1 सेकंड 10 सेकंड में। अब पद्मजा जी एक तरफ ही कह रहे हैं, पद्मजा जी एक तरफ ही कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे डॉक्टर पुरोहित पूरा जवाब देने का मौका मिलेगा, अपनी बात खत्म कीजिए शायद 30 सेकंड में। वरुण जी मैं क्या कहना चाहती हैं? हाँ वरुण जी 10 सेकंड रुक जाइए, लिख लीजिए जो आप सोच रहे हैं। मैं आखिरी बात कह रही हूँ, एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं रिश्ते खराब हो रहे हैं, अब जब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तब भी आपको तकलीफ है। आप अभी भी नहीं बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने करार में साइन किया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसके अभी भी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं। तो जब तकलीफ होती है तो आप झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे सैनिकों के साथ मारपीट हुई, जब जो गलत है। और जब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, डी-एस्केलेशन की तरफ, तब भी तकलीफ हो रही है। ठीक है डॉक्टर कंफ्यूज क्यों है? वरुण भाई इतने कंफ्यूज क्यों हो गए आप? ठीक है डॉक्टर पुरोहित, आपके ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा है कि जब भी कोई
वरुण जी, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है बार बार कि जब भी हमारी किसी के साथ असहमति होती है तो फौरन आप उस देश के साथ क्यों खड़े दिखाई देते हैं? अगर चाइना हमारी जमीन ले लेता है, आप कहता है कि देखिए हमारी भारत की सरकार क्या कर रही है। अगर मालदीव हमारे खिलाफ जाता है तो आप उस पर चुटकी लेते हैं कि अरे देखिए मालदीव ने इंडिया को अपनी जगह दिखा दी। या फिर कोई और देश होता है, बांग्लादेश की बात होती है तो आप हमारी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। बार बार आपके ऊपर इल्जाम जाता है कि आप हमारी सरकार के देश के समर्थन की जगह उनके खिलाफ, तब हमारे सैन्य बल को मजाक उड़ाते हैं ये लोग। बताइए डॉक्टर पुरोहित। जब हमारे अटैक्स होते हैं, दहशतगर्दी होती है, तब भी हमारे इंटेलिजेंस को और हमारे सैन्य बल का मजाक उड़ाते हैं ये लोग, उनका निरादर करते हैं। अपने देश का मजाक क्यों? अपने देश से ही सवाल क्यों? डॉक्टर पुरोहित। पद्मजा जी, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मिलिशिया व्यवस्था नहीं है। जो विपक्ष कोई सवाल करे तो मजाक उड़ाते हो। सवाल क्यों करते हो भाई? आप थाली कटोरे बजा रहे हो हर चीज के, हर पॉलिसी के। आप धज्जियां उड़ा दी आपने संवैधानिक व्यवस्थाओं की, राजनीतिक व्यवस्था की, विदेश नीतियों की। आगे प्रश्न क्यों उठाते हो? और खुद मान रहे हो कि भाई 2014 से 2023 तक ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था, तो भाई आपकी गलती थी कि नहीं थी? राहुल गांधी क्यों कर रहा है? आपको ज्ञान नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ के आओ। इनकी बातें देखो आप। मैंने तो नहीं कहा आप पढ़ के आओ, मैंने तो नहीं कहा आप पढ़ के आओ, ज्ञान पढ़ो, आप गंवार हो। अरे अनपढ़ गवार नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर सब बहुत पढ़े लिखे हैं, सब बहुत सम्मानित है, इसमें नहीं जाते, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करते। पढ़ लीजिए आप डॉक्टर पुरोहित हैं, यहाँ पर एक प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। कोई किसी को अनपढ़ ना बोल सकता है ना। हम यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके ऊपर इल्जाम ये है। सर एक सेकेंड ना, वापस मुद्दे पे आते हैं। सवाल आपसे ये फिर पूछा जा रहा है, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, नेपाल हो, चाइना हो, कोई भी हो, सवाल आपका उन देशों से नहीं होता है, सवाल अपनी ही देश की सरकार से होता है। क्यों? पद्मजा जी, दूसरे देश में सवाल करेगा क्या भारत का विपक्ष का नेता? भारत में ही सवाल करेगा। तो अमेरिका की भूमि भारत की भूमि है, जो राहुल गांधी वहां रोने चले गए। ओहो, ट्रंप की भूमि क्या भारत की भूमि है? ट्रंप की सरकार बना रहे थे, भारत की सरकार बन रही थी क्या वो? अब की बार ट्रंप की सरकार। हाउडी मोदी भारत की सरकार थी, भारत की जमीन थी। मोदी जी ने सरकार बनाई है। दिक्कत आपके लोगों की व्यवस्था है ना, वो दूसरे की मैच नहीं करती है। कोई भी प्रश्न करेगा आप उस पर प्रश्न करने लग जाओगे। आप ऐसे क्यों, वैसे क्यों? होगा इनके पास इंटरनेशनल रिलेशंस का। मुझे नहीं पता था ये किस तरीके की बहस है। मैं उनसे पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी किस हैसियत से अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी आपकी बहस मेरे समझ में नहीं आएगी, मेरी बहस आपके समझ में नहीं आएगी। सीधी सी बात है, डेडलॉक है। आप चाहते हो कि आपके हिसाब से सोचे आदमी, डॉक्टर कुशवाहा, आप चाहते हो कि आपके हिसाब से दूसरे लोग सोचे। आपने चाइना का पैसा मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी सवाल पूछने वाला व्यक्ति तो 10 साल से आपकी सरकार है ना, भाजपा ने निकालते हैं आप ये प्रूफ। लगातार देश के अंदर ये ट्रेंड सेट करने का कोशिश किया है। कोई आदमी सवाल पूछे तो देश का मजाक उड़ाया, कोई सवाल पूछे तो देश का विरोधी हो गया। बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। अगर आपका पड़ोसी देश नेपाल के साथ आपका संबंध खराब होगा तो आपकी आलोचना होगी, क्योंकि बेहतर संबंध बनाए रखने की जिम्मेदारी इस देश की सरकार की और उसके अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की है। हम नेपाल से क्यों पूछने जाएंगे? हम क्यों बांग्लादेश से पूछने जाएंगे? क्यों चाइना से पूछने जाएंगे? आप बहुत लहालोट हो रहे हैं कि आज जो है वहाँ पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। हाँ, आप देश के साथ नहीं खड़े दिखाई देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रिपोर्ट है, आप देश के साथ नहीं खड़े होंगे। ये तो सही बात है। नहीं बिल्कुल सुनिए, आप तो देश के साथ कभी खड़े हुए नहीं है, तो अभी क्यों खड़े होंगे आप? सही कह रहे हैं आप अजीत जी, आप देश के साथ खड़े ना होंगे। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, तो आपकी आलोचना हम करेंगे ना। बिल्कुल, आप आलोचना कीजिए, आप उनसे जवाबदेही भी मांगिए। पर आप ये बताइए, एक सेकंड, हमें देश विरोधी नहीं कह सकते। नहीं, आप कोई भी देश विरोधी नहीं है, किसी को भी देश विरोधी नहीं बोला जा सकता। आप यहाँ पर एक नेशनल पार्टी हैं, पर आप ये बताइए, गलवान घाटी में 2020 में जो 20 जवान शहीद हुए भारत के, उसका क्या हिसाब किताब लिया मोदी जी ने? आप देश के अंदर चुनाव में वोट मांगते समय कहते हैं कि चीन के साथ लाल लाख दिखाएंगे। झड़प में उनके लोग भी मरे ना सर, उनके सैनिक भी मरे। आपके पास करने का कुछ नहीं, तो आप यही होता है युद्ध में, यही होता है। अगर कोई आपकी जमीन घुसने की कोशिश, खुद वहां पे खुद उन्होंने माना है, चाइना ने खुद कम से कम 4 सैनिकों की मृत्यु को एक्नॉलेज किया है सर। 4 उन्होंने एक्नॉलेज किया है और एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने 38 बोला। वर्षों से शांति और अहिंसा के साथ चलता है। आपने देश के अंदर भी माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया और देश के बाहर भी आप माहौल बिगाड़ रहे हैं। कैसे?
देश के जहां बाहर आपसे कैसे कुछ माहौल नहीं हो रहा, बिगाड़ रहे आप हैं? घुटने टेक दे रहे हैं, आपने चाइना के सामने घुटना टेक दिया है। कैसे घुटने और आप टेक जो है दिए? उसका ताली बजा रहे हैं। कैसे घुटने टेक दिए? प्राउड हम लोग करें आपके ऊपर। सर कैसे घुटने टेक दिए, बिल्कुल ये तो घुटना टेका बताइए आपने। कैसे? हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जवानों को मारा गया, हमारी जमीनें ले ली गई, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। पहले तो खूब भाषण देते थे कि लाल लाल आंख दिखाएंगे, कहाँ लाल गए? हाँ गया। फिर हम घूम फिर के वही आ गए। कुछ नहीं हो रहा है चलिए तो एक अहिंसा का बात बार कर रहे हैं। एक कूटनीतिक अरे आप समीक्षा लोग कर के मुंह लेते से- हैं कि क्या आप लोग ये के मुंह से विन सम अहिंसा लूज सम नामक है, शब्द जो है क्या वो ये अच्छे नहीं पूरी लगते। तरीके से एक हार देश के है अंदर या दंगा घुटने कराने टेकना वाले है, लोग हैं आप। या इसमें सच में इसको उपलब्धि माना जाए? बिल्कुल, अगर हम राजनीति को एक तरफ रख लें, आप सिर्फ इसका आकलन कुछ कीजिए, उपलब्धि पहले नहीं है, हिंडोल मैडम, और कोई फिर उपलब्धि शुभ्रास्ता। नहीं है। क्या आप इसको, बिना अरे सर मतलब का बीजेपी के लोग इस देश के अंदर माहौल बना सर रहे हैं। एक जो एक्सपर्ट्स चाइना के सामने हैं शी जिनका जिनपिंग के काम ही है सामने कि इस उन्होंने चीज घुटना की टेक समीक्षा दिया है, करें, दरबार में विश्लेषण हमारे करें, जवान शहीद उनसे हुए, एक बार पूछ उसका तो कोई लेने हिसाब नहीं, दीजिए। उसको कोई बात ही नहीं कर रहा है हिंडोल उसमें। सेन गुप्ता, राजनीति एक तरफ रखिए, क्या आपको लगता है कि हमने घुटने टेक दिए हैं? क्या इसको जरा भी उपलब्धि माना जा सकता है या फिर विन सम लूज सम? मतलब है कि ये एट दिस मोमेंट हमारा जो मिलिट्रीली अगर आप देखें, इंडिया का जो क्षमता है और चाइना का जो क्षमता है उसमें काफी फर्क है। मगर अगर आप बॉर्डर क्षेत्र में जाए, हम उनका ईंट से ईंट टक्कर दे सकते हैं, और ये बॉर्डर क्षेत्र में हमारा काम ही है उनको ऐसे ईंट से ईंट टक्कर दे के रोकना। और जो ये ऐसे ईंट से ईंट टक्कर देके हमने उनको रोक रखा है इतने साल। डोकलाम हो गया, जिसे मैंने कहा गलवान हो गया, हमने एक इंच भी उनके लिए नहीं छोड़ा, और यही हमारा काम था, यही हमारे सेना का काम था। तो मगर ये जो सिचुएशन है, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये हमेशा नहीं चल सकता। और इसका मतलब ये नहीं है, ये जो पेट्रोलिंग का हमने एक समझौता किया है, इसका मतलब ये नहीं है हम उनके सामने घुटने टेक दे रहे हैं, या हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है इसलिए हम घुटने टेक दे रहे हैं। अमेरिका का भी ट्रेड इम्बैलेंस है चाइना के सामने। अगर आप आज कहेंगे कि अमेरिका चाइना के सामने घुटने टेक दे रहा है, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। बताइए शुभ्रास्ता, आप भी अपना एक आंकलन दीजिए, घुटने टेके हैं क्या? दिवाली मनाने का भी तो सवाल नहीं है, जो आप एकदम जो है दिवाली मना रहे हैं देश में। सर आप मत मनाइए, आप खुश भी मत होइए, दुखी भी मत होइए, आप न्यूट्रल रह जाइए। शुभ्रास्ता, मेरे लिए पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जीत तो नहीं है। पेट्रोलिंग हो गया, ठीक है, ओके, ये एक पार्ट है आपके डिस्कशन का, डायलॉग का, लेकिन इसको लेकर के बहुत बड़ी जीत हो गई। मोदी जी 1.25 शेर हो गए, 56 इंची के छाती बढ़ करके 150 इंची हो गया। सर कमाल है, जब एक ब्रिज बनता है वहां पे, तो आप कहते हैं कि दुनिया खत्म हो गई, भारत एकदम लुट गया, घुटने टेक दिए, चाइना की बहुत ही बड़ी जीत हो गई। अब जब हमने पेट्रोलिंग दोबारा शुरू कर दिया, आप कह रहे हैं कि इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब पेट्रोलिंग रुकी थी तो आपने कहा था कि एकदम कयामत आ गई, आप ही के प्राइम मिनिस्टर हैं, हो गई है तो लोग खुश हो रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं और इंडिया के पीएम की बात कर रहे हैं। बताइए शुभ्रास्ता भाई मेरे, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज ही फैसला हो जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। ठीक है शुभ्रास्ता, एक सेकंड। आप तो उनको अवतार मान रहे हैं, हम तो अवतार नहीं मानेंगे। हर बात पे क्यों करेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर तो आपके लिए अवतारी पुरुष हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई अवतार नहीं है, प्रधानमंत्री तो है, ये तो नहीं बदल सकता अगले 4 साल तक। शुभ्रास्ता बताइए, घुटने टेके या नहीं? ऐसा नहीं होता है, आपके लिए पीएम बायोलॉजिकल नहीं है, अवतारी पुरुष है, आप मानिए, हम तो नहीं मानेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। यही होती है प्रजा जी कि मेरे इतना ज्यादा बयानबाजी फालतू की होने लगती है। हम अतिरेक में फॉरेन पॉलिसी को, किसी भी अतिरेक और अतिवाद से फॉरेन पॉलिसी की व्याख्या नहीं कर सकते। चाइना के साथ आज जो संबंध हमारे हैं, वहां तक पहुंचने में समय लगा है, क्योंकि ये बात सच है कि बॉर्डर पे जो टेंशन थी उसको लेकर के आज पब्लिक पोजिशनिंग जिस तरीके से अभी की बातचीत की जा रही है, उसमें खासा फर्क है बॉडी लैंग्वेज में। तो निश्चित रूप से ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन क्या इससे चाइना और इंडिया के सारे रिलेशंस इंप्रूव हो गए? मैं ऐसा नहीं मानती। ये तो वो वाली बात हो गई पद्मजा जी, जिससे दो फैमिलीज का रिलेशन होता है, लगभग वैसा ही रिलेशंस मैं इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखती हूँ दो कंट्रीज का, कि अगर आपके बीच में कुछ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सटल इश्यूज होते हैं, बट आप कुछ मेन मुद्दों पर एक साथ आने का एक आप अग्रीमेंट रखते हैं कि हमें आना है। जैसे किसी के यहाँ शादी विवाह हो गया, फंक्शन हो गया, हमारे यहाँ ये डील होगी पेट्रोलियम की, लेकिन आप हर डील में आप बॉर्डर इश्यू को लेकर नहीं बैठते। कई बार जब आप डिस्कशन करते हैं, जब आप ट्रेड की डिस्कशन करते हैं, तो आप जानबूझकर जो बहुत ज्यादा पेच वाले इश्यूज होते हैं, आप उनसे बचते हैं, क्योंकि आपका एक नेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो केवल और केवल उसके बॉर्डर से डिफाइन नहीं होती ना, बहुत सारी उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं।
और ये सब कुछ पंक्चुएट करता है, सब कुछ इम्पैक्ट करता है कि आपके पड़ोसी राज्य के साथ या किसी भी राज्य के साथ, दूसरे राज्य के साथ आपका रिश्ता कैसा है। तो मैं इसको इस फ्रेजियोलॉजी से भी बचूंगी कि उन्होंने घुटने टेक दिए या ये बहुत बड़ा पूरे देश में उत्सव का माहौल होना चाहिए। मैं इन दोनों अतिवाद से बचते हुए चाइना और इंडिया की समग्रता में जो रिलेशन को है वो समग्रता में ही एनालाइज करना चाहूंगी। मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ ज्यादा अंग्रेजी की है पद्मजा जी, सो भाषा में जो आज कमियां हुई हैं उसमें मैं क्षमा मांगती हूँ उसके लिए। नहीं तो बिल्कुल। और डॉक्टर पुरोहित, मैं आपको दो ऐसे एग्जांपल्स देती हूँ, दो उदाहरण देती हूँ। अभी सितंबर की एक रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स, और मैं सिर्फ इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि ऐसा क्या बड़ी चीज कर ली भारत ने। सितंबर की रिपोर्ट है एशिया पावर इंडेक्स में हम जापान से आगे निकल करके अमेरिका और चाइना के बाद अब तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। और इस एशिया पावर इंडेक्स में क्या लिखा गया था उसको भी मैं एक बार आपको कोट करके सुनाना चाहती हूं। इस एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में लिखा गया था दैट अनडॉन्टेड बाय क्रिटिसिज्म, salient impact for prime minister's whopping 82 foreign visits since 2014, widely known as Modi diplomacy, has been measured with distinction in the 2024 Asia Power Index। यानी कि पिछले 10 साल में जो 84 विदेश दौरे प्रधानमंत्री ने किए हैं, जो अलग अलग मीटिंग उन्होंने किए हैं, उससे भारत की हैसियत, भारत की पैठ, भारत की स्टैंडिंग बढ़ी है और उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। इसीलिए पावर इंडेक्स में हम तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। और मैं नहीं क्या बढ़ा, भारत का निर्यात बढ़ा क्या? और मैं आखिरी चीज कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा आयातक है चाइना का भी और कई देशों का। नहीं हाँ, उसका जवाब देती हूँ। ये मैं जवाब देना चाहती हूँ। कौन बोला है, किसने बोला है? डॉक्टर कुशवाहा ने बोला कि होता होगा पावर इंडेक्स पर निर्यात तो बढ़ा है। जी कुशवाहा जी आपको आयात और निर्यात की बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको बहुत तकलीफ होगी जानकर कि 2004 से 2013 तक जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा था 24 गुना, भाई साहब सुन लीजिए, वो सिर्फ 1.7 गुना बढ़ा है 2014 से 2023 तक। तो पकड़िए, आप मनमोहन सिंह जी को पकड़िए, सोनिया जी को पकड़िए, ये सवाल उनसे पूछिए कि भाई जब भाजपा ने और एनडीए ने इतनी बढ़िया तरीके से कम किया है तो आप लोग ने क्या किया? पकड़िए उनके, आप जाइए अब ये सवाल पूछिए वरुण जी से। आप ये सवाल अजीत भाई वरुण जी से पूछिए, आप आइए और वरुण जी आप जवाब दीजिए। 24 गुना और 1.5 गुना, 24 गुना ट्रेड डेफिसिट था, इम्बैलेंस था 24 और 1.75। वरुण जी जवाब दीजिए। अजीत जी बहुत परेशान है इसको लेकर, और ये पूरा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो जितना भी रहा है, इम्बैलेंस रहा है, जिसकी वजह से डेफिसिट बढ़ा है, इसका जवाब वरुण भाई को देना पड़ेगा क्योंकि आपके दौरान तो इतना बड़ा था। चलिए डॉक्टर कुशवाहा, कम अगर बढ़ा है ट्रेड डेफिसिट और जो इम्बैलेंस, वो तो हमारे वक्त में हुआ है, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। कुछ भी नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, मतलब इम्बैलेंस ही बढ़ा रहे हैं आप लोग 24 गुना और साइन भी कर रहे हैं करार पर। कमाल की बात है। डॉक्टर कुशवाहा फिर वरुण पुरोहित। राहुल गांधी का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। डॉक्टर कुशवाहा फिर वरुण पुरोहित। नहीं आंकड़ों के साथ ये दिखाकर आप बताइए ना, चाइना के साथ बात हो रहा है, देश दुनिया तो छोड़िए, चाइना में आप क्या निर्यात करते हैं? चाइना का पूरा आपका बाजार खुद देना भरा हुआ है चाइनीज सामानों से। फंस गए बुरी तरह से। नहीं आपने किया क्या? फंसने वाला सवाल नहीं है। क्या आपका पूरा बाजार चाइना के लिए खुला है, बताइए आप। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरे बोलने तो दीजिए। आप 2004 से 2023 में क्या हुआ? आप बोल रही थी तो मैंने सुना। सच तो बोलिए ना। नहीं कुछ भी बोलना अलाउड नहीं है। ऐसे नहीं होता है मैडम। अरे आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था ना। ऐसे आप सवाल क्यों नहीं पूछ पा रहे? वरुण जी को पकड़िए ना। आप बोल रही थी मैं सुन रहा था। नहीं आप बोल रही थी मैं सुन रहा था। हमारी बात सुनिए जरा, आप सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं। अच्छा चलिए बोलिए भाई साहब, प्रैक्टिकलिटी में क्या है, जो बोलना बोलिए। भारत चाइना का सबसे बड़ा आयातक है, पूरा बाजार चाइनीज सामानों से भरा पड़ा है, इसमें तो सिर्फ चाइना का ही लाभ है। आपका क्या है? आप क्या भैया वही तो हम भी बता रहे थे, सब कुछ तो है। आप कह रहे हैं कि तीसरा पावर बन गया इंडिया। क्या पावर है? क्या आपने उत्पादन क्षमता आपका बढ़ा? खेती में, किसानी में कुछ भी आंकड़ा बना दीजिए, कुछ भी आंकड़ा सुना दीजिए, ये आपके भक्तों के लिए सही है, ये हम लोग थोड़ी मान लेंगे आपकी बात। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर हमारे पास वो तो आप बताइएगा ना, सर्टिफिकेट आप बांटते हैं कि कौन क्या है, मध्यस्थता करते हैं बड़े में, आप खुश नहीं होंगे? आप खुश नहीं? कैसे इंसान है आप भाई?
आप किस तरह के नागरिक हैं? पॉलिटिक्स अपनी घर की अलग होती है, वो इंसान हम कैसे हैं वो तो आपको सामने ठीक है, अभी हम जमीन की बात कर रहे थे सर, अभी आप ट्रेड पे आ गए। खुश होते हैं, हर चीज होते होते ही बदलेगी। पर एक बार फिर से मैं यही पूछूंगी, मैंने एक उदाहरण आपको दिया था एशिया पावर इंडेक्स का। आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ता है कि दुनिया मान रही है कि भारत की जो स्थिति थी अब बेहतर हुई है? और पावर इंडेक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस पावर को फिर आप वील्ड कर सकते हैं वरुण पुरोहित जी, और आप कह सकते हैं चाइना को कि आप इस तरीके से हमारी जमीन पे नहीं बैठ सकते। हम कह रहे हैं मैडम, एक सवाल मेरा एक सवाल है, चलिए आप ही पूछिए। आप कह रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि इंडिया का पावर बड़ा है। अभी दुनिया भर में भारत सबसे सस्ता मजदूर जो है अवेलेबल करा रहा है। सर दोनों का लोग क्या आते हैं लेना देना सस्ता है? मजदूर। भारत जो है इजराइल में जहां रोज लोग मारे जा रहे हैं, मतलब वहां भारत का मजदूर भेज रहा है। दोनों का क्या लेना देना है? वो आपका अगर वहां से आपको नौकरी मिल रही है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? मैं आपको पावर इंडेक्स की बात कर रही थी। दूसरा मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। नौकरी नहीं मिल रही है आप मैं बहुत आदर पूर्वक ये कह रही हूँ, होता यही है जब आप अपनी डोमेस्टिक राजनीति जो है जब कूटनीति में मिला देते हैं तो इस तरीके के तर्क सामने आते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आपने चाइना को पीछे करने की कोशिश की, 4 साल के बाद आखिरकार ये मुमकिन हो पाया। आप कह रहे हैं कि मजदूर क्यों जा रहे हैं इजराइल? इन दोनों का कुछ वास्ता नहीं है ना, कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए दूसरा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ वरुण पुरोहित जी। 1 साल पहले मोहम्मद मुइज्जू जो थे, मालदीव्स के राष्ट्रपति थे, उन्होंने नारा ही यही दिया था, इंडिया आउट। उसके बाद सबने हमारे देश में कहा कि देखो कितने खराब रिश्ते हो गए, कोई डिप्लोमेसी आती नहीं है इनको, भारत तो कुछ पता ही नहीं कि क्या अपने पड़ोसियों के साथ करना है। पिछले महीने वो हमारे देश में थे। आज के दिन भारत का यूपीआई सिस्टम जो है मालदीव्स में काम करना शुरू हो गया है। उन्होंने हमारा यूपीआई सिस्टम लेकर के अपने देश में उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। कुछ तो बदला होगा ना पिछले 1 साल में। पद्मजा जी, मैंने कभी भी जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, प्रवक्ता या समर्थक जिस हिसाब से बात करते हैं ऐसे कभी नहीं। कुछ क्षेत्रों में भारत ने तरक्की की है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में जिसमें नहीं है उसको क्रिटिसाइज करना या उस पर प्रश्न उठाना। देश के अंदर ये जिस प्रकार से हल्ला मचाने लग जाते हैं कि तो मूर्ख है, अज्ञानी है, बकवास कर रहे हैं, ये इस जो इनकी साइकोलॉजी है ना, ये किस प्रकार की साइकोलॉजिकल पेशेंट हो गए। किसने कहा? अभी बात कर रही थी ट्रेड डेफिसिट। किसने कहा? अरे आपने कहा पढ़ के आया करो, पढ़ के आया करो। पर कौन? मैं तो मोबाइल भी नहीं पढ़ता सर, मैं तो अभी ये लो अभी बोलने ये है सब जगह। ये लो, अरे हर जगह है भाई। हमने क्लैरिफाई कर दिया ना, आपकी अदालत में प्रूव कर रहा हूं पद्मजा जी। आप तो डॉक्टर बोलने नहीं देंगे किसी को, ये इनकी साइकोलॉजी है, किसी को बोलने नहीं देंगे। पद्मजा जी प्रूव हो गया ना, ये आखिरी 10 बोलने नहीं देंगे। 10 सेकंड अपनी बात पूरी कीजिए। बता दिया मैंने आपको। 10 सेकंड वरुण जी, 10 सेकंड बात पूरी कीजिए। अब ये बोलने नहीं देंगे। अभी बार बार मैंने जो प्रश्न उठाया था चाइना से उठाया था, मैंने मालदीव्स का प्रश्न नहीं उठाया, मैंने ये भी नहीं उठाया कि भाई बांग्लादेश में क्यों सरकार तख्ता पलट हो गई, क्या हो गई। देखिए फौरन मैंने आपको शुरुआत में कहा जियो पॉलिटिकल कंडीशंस चेंज हो गई। उस समय कोल्ड वॉर थी, तो इंदिरा जी को उस हिसाब से काम करना था। फिर ग्लोबलाइजेशन आया, मनमोहन सिंह जी की अपनी नीतियां थी। आज देश में पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हर चीज का ऐसा चल रहा है। तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन देखो, प्रधानमंत्री को, सरकारों को विदेश नीति तय करनी पड़ती है। ये शब्द थे मेरे शुरुआत में। मैं चाइना की बात कर रहा था, जिस देश से आपके संबंध अच्छे नहीं, जो देश आपको परेशान कर रहा है हर तरह से, आप उसके साथ ट्रेड किसी भी प्रकार का ट्रेड क्यों करते हो, इम्बैलेंस क्यों। तो उन्होंने कहा वरुण पुरोहित ये बताए कि भाई इतना 24% क्यों हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम ज्यादा था। इन्होंने 2 प्रश्न उठाए। कितने साल बदलेगा? आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। हो सकता है 4 साल बाद, 6 साल बाद हम यहाँ बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हो कि जो ट्रेड इम्बैलेंस था हमने उसको भी करेक्ट कर दिया। क्या पता इस सरकार में नहीं, अगली सरकार में आपकी भी हो सकती है।